बच्चों, मैं बीना बद्रा एड्यूदोस की तरफ से वापस आई हूँ आपके साथ सीखने, सिखाने, पढ़ने, पढ़ाने, नन अदर देन साइंस, हमारा फन लविंग सब्जेक्ट। सो हम वापस से आपका जो प्रीवियस चैप्टर था, जो हमने हाफ पे कंप्लीट किया था, वो कंटिन्यू करेंगे, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसका सेकंड पार्ट मतलब सेकंड हाफ जो हमारा बाकी है वो हम आज कंटिन्यू करेंगे। सो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। आज के हमारे पार्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। प्रीवियस पार्ट में जो प्रीवियस वीडियो था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उसके ऊपर अपने कमेंट्स दिए। प्लीज़ और कोई सजेशंस हो तो बताइएगा ज़रूर, आपके रिक्वायरमेंट्स हो तो बताइएगा ज़रूर। उस वीडियो में हमने देखे थे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। और कोई भी रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो उस लॉ के हिसाब से हर एक रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, मास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन पे बैलेंस्ड होना चाहिए, है कि नहीं। और अगर रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो हमने ये भी सीखा कि रिएक्शन बैलेंस किस तरह से करते हैं। फाइन, थोड़ा सा फटाक से रिवाइज कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, कोई बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कोई बॉन्ड्स बनेंगे। एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ बॉन्ड्स बनेंगे, कुछ टूटेंगे। तो आपको पुराने रिएक्टेंट्स में से नया सब्सटेंस मिलेगा, नया प्रोडक्ट मिलेगा। जब इस तरह की रिएक्शन होती है तब हम उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। बेसिकली हमारे पास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है। आपके अड़ोस पड़ोस में, घर में, घर के बाहर, इधर उधर हर जगह पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब तक तो आपने नोटिस किए भी होंगे केमिकल रिएक्शंस। भाई बॉडी के अंदर भी हो रही है, सांस ले रहे हो वो भी केमिकल रिएक्शन है, खाना खाया डाइजेस्ट होना है ना, ये भी केमिकल रिएक्शन है। सो इतने सारे केमिकल रिएक्शन आपके आसपास, आपके बॉडी के अंदर, बाहर, सोसाइटी में हो रही है। तो सीखना तो पड़ेगा कि इतने सारे केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स क्या होती हैं। सो बेसिकली सारी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उन्हें आप 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, आप देख सकते हो, एक है ए, दूसरा है बी, दो अलग अलग रिएक्टेंट, एक येलो कलर से रिप्रेजेंटेड है, एक ब्लू से रिप्रेजेंटेड है। दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है दोनों के बीच में, और उसके बाद बना रहे हैं एक प्रोडक्ट जो कि है ए बी। कनेक्टेड है दोस्तों, देख लो कनेक्टेड है, एक ही प्रोडक्ट है ए बी। सो जब दो अलग या दो से ज्यादा अलग रिएक्टेंट हो, कंबाइन करे, एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करे और एक ही प्रोडक्ट बनाए। कितने प्रोडक्ट बच्चा? एक ही प्रोडक्ट। तो उस रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसे सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि कोई तो एक प्रोडक्ट बना। तो ऐसे रिएक्शंस आपके फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन बनते हैं, जो कि है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन। सेकेंड है आपकी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब बनाना, डीकॉम्पोजिशन मतलब तोड़ना। जब कोई चीज टूटती है, ब्रेक होती है, तब हम उसे कहते हैं कि वो डिकम्पोज हुई है ना। तो जब कोई एक मॉलिक्यूल है, कोई एक रिएक्टेंट है, वो ब्रेक होता है, टूटता है, डिकम्पोज होता है, तो वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है आपकी सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ऐसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, एक की प्लेस है वो दूसरे ने ले ली, रिप्लेस कर दिया उसे। सो जैसे कि यहां पर आप देखोगे, एक मॉलिक्यूल है ए, दूसरा है बी सी। अब जो बी है उसे ए रिप्लेस कर रहा है,
सो बी की जगह ले ली ए ने और बनाया नया कंपाउंड जो कि है AC। सो आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया, प्रोडक्ट अब है AC और B। हुआ कैसे बच्चों? कोई मैजिक नहीं हुआ है, यही देख लो, B जो था उसने A को रिप्लेस, A जो था उसने B को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। सो A ने B को रिप्लेस कर लिया और B की जगह पे खुद बैठ गया, तो नया कंपाउंड बना। ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं सिंगल रिप्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन जो है आपकी चौथी रिएक्शन, उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपके पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। अब वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, मान लो एक है AB, दूसरा है CD, उनमें से कुछ कुछ स्पीशीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गई, रिप्लेस हो गई, डिस्प्लेस हो गई। तो मान लो कि B की जगह ले ली D ने, तो B की जगह जब D ने ले ली, नया कंपाउंड मिला मुझे AD, और C कंबाइन हो गया B के साथ, तो दूसरा कंपाउंड मिल गया मुझे CB। सो दो अलग अलग सब्सटेंस थे, दोनों ने आपस में इस तरह रिएक्ट किया कि एक दूसरे की पोजीशन को रिप्लेस कर लिया या डिस्प्लेस कर लिया। तो इस तरह मुझे दो कंपाउंड मिले, दो प्रोडक्ट मिले, बट दोनों अलग अलग। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपकी चार टाइप ऑफ रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम इन सब के बारे में डिटेल्स में एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलो इस सफर पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट रिएक्शन जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा बच्चों ध्यान से सुनो, ये चैप्टर में टाइप्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बी इट फॉर 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, डिपेंड करता है। तो ये वाला जो सेक्शन है, जो ये वाला पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सीखिए, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सिखाइए भी मुझे। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऐसी रिएक्शन जहां पर एक प्रोडक्ट बनता है यूजिंग 2, 3, 4 जितने भी रिएक्टेंट चाहो। सो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होते हैं, जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और मिलता है मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन्हें सिंथेसिस भी कहा गया है क्योंकि काफी बार आपके कंपाउंड बनते हैं, वही उनकी कंपाउंड बनाने की मेथड होती है। ओके, चलो एक डायग्राम आपके सामने दिख रही है, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। आप एक ग्लास बीकर लीजिए, उसमें पानी भरिए, ठीक है। पानी भरने के बाद उसमें आप डालिए आपका क्विकलाइन, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको एक 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए रखिए और देखिए कि होता क्या है। तो आप जब ये रिएक्शन करोगे या एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे कुछ इस तरह से। आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जब पानी के साथ मैंने उसमें डाला तो वो विगरसली, एकदम फटाक से, एकदम जोर शोर में उसने पानी के साथ रिएक्ट किया। तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके मुझे देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। बच्चों देखो, CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, उससे कहते हैं क्विक लाइम। पानी के साथ क्विक लाइम बनाता है स्लेक्ड लाइम, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस। ये है आपका केमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक्ड लाइम, ठीक है। और जब ये रिएक्शन होती है तब बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए आपका जो ग्लास बीकर है उसको आप बाहर से टच करोगे तो वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो आपका सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। क्यों बढ़ा? बहुत अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है जब आपका क्विकलाइम पानी में डिसॉल्व होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये जो रिएक्शन है, ये आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सिंथेसिस रिएक्शन है, इसलिए इसको सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं।
इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्विकलाइन और पानी दोनों कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब क्लियर है ये बेटा कि कैल्शियम ऑक्साइड और पानी वाटर कंबाइन होके मुझे एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि है मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्विकलाइन। और हीट जो है वो बाय प्रोडक्ट है, या हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इस प्रोसेस के दौरान रिलीज हुई है, इवॉल्व हुई है, जनरेट हुई है। बिकॉज ऑफ दिस हीट, इस हीट की वजह से ही आपका जो बीकर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, जब आप ऐसे बीकर को छुओगे तो वो बीकर हो जाएगा गरम। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बने, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को लेकर, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मुझे जो बना यूजिंग क्विकलाइन, मैंने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि है मेरा स्लेक्ड लाइन, ठीक है ना। देखो यहां पर तो ये क्विकलाइन वाटर के साथ रिएक्ट करके मुझे दे रहा है स्लेक्ड लाइन, बट यही स्लेक्ड लाइन को अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करूं, स्लेक्ड लाइन का जो सोल्यूशन मेरे पास अभी बना है उसी में अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं लाइमस्टोन। क्या कहते हैं हम उसे, लाइमस्टोन। सो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वेस सोल्यूशन में है, उसमें मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करूंगी, ठीक है। सो कैल्शियम कार्बोनेट की भी ये सिंथेसिस रिएक्शन हुई है ना बच्चों, कॉम्बिनेशन ही हुआ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरे स्लेक्ड लाइम को मैंने लिया वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनाया मैंने कैल्शियम कार्बोनेट जो कि है मेरा लाइमस्टोन। अब स्कूल में टीचर चॉक यूज करते हैं, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। घर पे मार्बल दिखता है आपको, फ्लोर होते हैं मार्बल्स, आपके किचन मार्बल होगा, प्लेटफॉर्म मार्बल होगा, ये सब और कुछ नहीं, अलग अलग तरीके के कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं, ठीक है बेटा। और थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है। सी, दो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, ब्लैक कलर का कार्बन चारकोल, उसको जलाओ, क्या होगा, कोयला होता ना, कोयला, कार्बन, चारकोल। कोयले में एक एक्टिव कंपोनेंट क्या है कोयले का, कार्बन। कोयले को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चारकोल। उसको जलाओ तो एटमॉस्फेयर में जो आपका ऑक्सीजन है उसके साथ आपका कार्बन रिएक्ट करेगा और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो जैसे ही बनेगा निकलते जाएगा एटमॉस्फेयर में, जाते जाएगा। तो आपको क्या दिखता है कि यार मैंने अभी इतना सारा कोयला लिया था, जलाने के बाद कोयला कम हो गया। ठीक है, कोयला तो कम हो ही रहा है क्योंकि कार्बन तो है वो यूज हो रहा है, बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बन रहा है वो आपको शायद दिखाई नहीं देता, क्योंकि जैसे ही वो गैस बनता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। दूसरा, जिंदगी जीने के लिए भाई तीन चीजें की बहुत जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान। बट पानी नहीं होगा तो इसमें से कुछ नहीं कर पाओगे ना, पानी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। रोटी बनाने के लिए पानी तो लगेगा ही, मकान बनाने के लिए पानी तो लगेगा ही। तो पानी किस तरह बनेगा, पानी किस तरह बनाते हो आप, फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज विथ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। देखो, दो गैस को मिलाकर आप लिक्विड बना रहे हो बेटा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। कभी कभी नेक्स्ट कभी हम मिलेंगे तब हम बताएंगे कि ये कैसे बनता है, बट आज के लिए देखो कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दो अलग अलग रिएक्टेंट कंबाइन होके मुझे दे रहे हैं क्या, वाटर मॉलिक्यूल, एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शंस में आपने देखा दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स भी कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो ये सारे रिएक्शंस को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी आपको तो पता ही है यार, इतना सारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, गर्मी बहुत बढ़ रही है, दिल्ली में, यहाँ वहाँ सब जगह पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
गर्मी तो है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कुछ तो है एंड आउटसाइड बॉडी का टेम्परेचर भी कुछ तो है ना। तो वैसे ही जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है उस दौरान उस रिएक्शन का भी कोई एक टेम्परेचर सेट होता है, और जिस एनवायरनमेंट में या जिस एटमॉस्फेयर में वो रिएक्शन हो रही है वो आउटर सराउंडिंग का भी कोई ना कोई टेम्परेचर होता है। अब कहीं ना कहीं टेम्परेचर किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, है ना। अगर कोई रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हुई, जिसमें हीट जनरेट हुई, हीट लिबरेट हुई, तो वो हीट जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। मतलब मेरा जो सिस्टम है, जो मेरा बीकर है या जो मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, जो भी मेरे पास सिस्टम है, उससे वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। सो ऐसी रिएक्शन जहां पर हीट रिलीज होती है, हीट जनरेट होती है, हीट बनती है, प्रोड्यूस होती है आपके प्रोडक्ट्स के साथ, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो सिस्टम से बाहर जाती है, सिस्टम से बाहर। तो जो बाहर की आपकी सराउंडिंग है उससे वो सिस्टम से वो सराउंडिंग में जाती है। ठीक है, आपका जो सिस्टम है वो ज्यादा गर्म है सराउंडिंग से, इसलिए सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है। ऐसी रिएक्शंस जहां पर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी जनरेट हो, हीट भी बने, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक मतलब हीट, एक्सो मतलब बाहर। सो ऐसी रिएक्शन जहां पर हीट बाहर जाती है सिस्टम से, हीट जनरेट हुई, हीट बाहर निकली, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है बच्चा। अभी आपने देखे, मैंने एग्जाम्पल दिए आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टिंग विथ वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ हीट। टेम्परेचर ऑफ बीकर बढ़ गया था, छूने पे चटका लगा मुझे भाई, है ना। सो मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो आपकी एक्सोथर्मिक होती हैं, उनमें से हीट जनरेट होती है। ओके, एक और एग्जाम्पल दे दिया है मैंने, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस है, उसको जब आप बर्न करोगे तो उसका जो एक्टिव कंपोनेंट है मीथेन, वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मुझे देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। देखो बच्चों, वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में है, मतलब वाटर वेपर्स बन रहे हैं। सो मीथेन गैस जो नेचुरल गैस का एक्टिव कंपोनेंट है, वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं, जब उन्हें बर्न करते हैं टुगेदर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल देते हैं, और बहुत अमाउंट में, बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए इन रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, और एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, तो देखो यहाँ पर एक लिखा है रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है उसमें भी हीट जनरेट होती है। भाई रेस्पिरेशन क्या होता है? जिंदा होना। कैसे प्रूफ करोगे जिंदा हो? ऐसे तो आप सिर्फ इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, मतलब हवा अंदर ले रहे हो अपने शरीर में, हवा अपने शरीर से बाहर रिलीज कर रहे हो। इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग, जिसके दो पार्ट होते हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना, ऑक्सीजन अंदर लेना। एक्सहेलेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। सो इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आपका रेस्पिरेशन पूरा नहीं है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। रेस्पिरेशन क्या होता है? अच्छा, खाना खाया आपने, मान लो भूख लगी थी, 4 चपाती की 4 चपाती आपने खा ली। खाना पड़ता है ना, खाना, भूख लगती है, एनर्जी चाहिए, काम करना है भाई। हम थोड़ी ना आलसी वेले बैठे हैं जो बस ऐसे ही बैठे रहेंगे, काम करेंगे तभी तो बात बनेगी। ठीक है, तो काम करने के लिए लगती है एनर्जी, एनर्जी चाहिए तो खाना खाना पड़ता है। सो हम जो भी खाना खाते हैं उसमें हमें क्या मिलती है? एनर्जी। सो अब आपने खाना खाया, खाना आपके मुंह में से गया पेटू में, आपके स्टमक में। ठीक है,
इस पूरे प्रोसेस में जो आपके माउथ से लेके आपके स्टमक तक गया और वहाँ से जो प्रोसेस हो रही है वो है डाइजेशन प्रोसेस। अब आप जो खाना खाते हो, लो आजकल चपाती भाजी तो खाना पसंद नहीं करोगे आप, तो क्या है भाई, पिज़्ज़ा ले लो, बर्गर ले लो, फ्रेंच फ्राइज ले लो, जंक फूड ज़्यादा प्रेफर करते हो, है ना। पर ठीक है, चपाती भाजी भी खानी चाहिए, अच्छी बात होती है, सिर्फ जंक फूड अच्छा नहीं है। ओके, हैव अ प्रॉपर हेल्दी डाइट। फाइन, ओके, कमिंग बैक, डाइजेस्ट जब आपका फूड होता है तो आपके फूड में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो ब्रेक होकर बनते हैं सिंपल सब्सटेंस। सो वो जो सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मान लो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट, तो वो ब्रेक डाउन होकर मुझे क्या देता है, ग्लूकोज। आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है प्रोटीन, ब्रेक डाउन होकर मुझे क्या देता है, अमीनो एसिड। तो आज मैंने खा ली मान लो चपाती खा ली, पटेटो की भाजी खा ली और दाल राइस खा लिया, मेरा पेट भर गया, ठीक है। तो चपाती, पोटैटो, राइस, ये सब कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। सो ये खाना खाने से मुझे क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट। अब मेरा पेट में ये सब खाना जा रहा है तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन होकर मुझे मिल रहा है ग्लूकोज। ग्लूकोज तो बन गया, एनर्जी कहाँ से आएगी भाई, एनर्जी कहाँ से आएगी, ग्लूकोज चढ़ाकर बैठूं मैं, लगाकर बैठूं बॉटल, नहीं। क्या होता है, ये जो ग्लूकोज जो है आपका, वो ग्लूकोज आपके बॉडी के जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो सेल्स के ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है और आपको एनर्जी देता है। अब जो ग्लूकोज है, देखो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपके सेल के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मुझे दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक कंपाउंड है जो आपका एनर्जी कंटेनर है, ठीक है, आपका एनर्जी है। सो बहुत सारे अमाउंट में, बहुत सारे क्वांटिटी में आपको एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो रेस्पिरेशन इज अ सेल्यूलर प्रोसेस। हर एक सेल रेस्पायर करता है आपका, हर एक सेल में आपको रेस्पिरेशन होता है। हर एक सेल जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, डाइजेशन के दौरान जो ग्लूकोज बना है वो ग्लूकोज आपके हर एक सेल में जाता है, वो हर एक सेल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। इसी के साथ बहुत अच्छी क्वांटिटी में मुझे एनर्जी देता है। ओके, सो सिंस ये प्रोसेस में भी एनर्जी सेल, हर एक सेल के लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे एनर्जी रिलीज होती है, तो ओवरऑल बॉडी के एनर्जी लेवल पे देखोगे तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में एनर्जी मिली मुझे। सो ऐसी सिस्टम या ऐसी रिएक्शन जहां पर मुझे एनर्जी मिली, इसे मैं कहूंगी क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझा बच्चों। सो रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आपकी खुद की बॉडी में हो रही है, अभी भी इसी वक्त भी हो रही है, ठीक है बच्चों। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, समझ में आया। क्यों मैं रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रही हूँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह रही हूँ, समझ में आया। ओके फाइन। तो अब फर्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्शन जो था आपका, जो कि था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्लियर है। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि वो रिएक्शंस हीट एनर्जी को रिलीज करती हैं, बनाती हैं, क्लियर है। चलो तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन जो थी वो हमारी थी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अगर मैं ये वर्ड को ब्रेक करती हूँ तो मुझे मिलता है कॉम्पोजिशन एंड डी। कॉम्पोजिशन मतलब बनना, डी मतलब ऑपोजिट। तो जो चीज बनती नहीं, टूटती है, उसे हम डीकम्पोज्ड कहते हैं। सो वैसे ही जो रिएक्शन जिसमें आपका कोई एक रिएक्टेंट टूटता है
और टूटने के बाद 2, 3, 4 कितने x नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस। सो डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब क्या? डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें एक रिएक्टेंट हो, वो ब्रेक होके मुझे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स दे। ओके, सो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। फाइन, आप यहां पर एक पिक्चर देख रहे हो, एक डायग्राम देख रहे हो जिसमें एक मॉलिक्यूल है आपका NaCl, टेबल सॉल्ट, आपका कॉमन सॉल्ट। ओके, उसको मैं ब्रेक कर रही हूं, तोड़ रही हूं, तो टूटने के बाद मुझे 2 दे रहे हैं, एक है सोडियम एटम, एक है क्लोरीन एटम। ठीक है, सो एक मॉलिक्यूल ब्रेक होकर मुझे 2 एटम्स मिल रहे हैं। सो ऐसी रिएक्शन जहां पर एक रिएक्टेंट टूट के 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो यहां पर एक छोटा सा नोटेशन भी दिया है कि AB करके एक मॉलिक्यूल है, उसको मैंने ब्रेक करा तो मुझे मिले 2 प्रोडक्ट्स, एक है A, एक है B। सो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, एक एक्टिविटी है हम करते हैं, चलो एक आप टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब एकदम अच्छे से साफ और ड्राई होनी चाहिए। ठीक है, उसमें थोड़ा सा भी पानी या मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। सो आप एक टेस्ट ट्यूब लो, जिसको हम बॉइलिंग ट्यूब भी कहते हैं, उसको अच्छे से ड्राई कर लो। ड्राई करने के बाद उसमें थोड़ा सा 2 ग्राम्स जितना फेरस सल्फेट डालो। ठीक है, कलर देख लो, हाँ बेटा, पहले कलर ऑब्जर्व कर लो। कभी भी केमिकल एक्सपेरिमेंट करो तो मेक श्योर आपका ऑब्जर्वेशन सही हो। ठीक है, हर चीज नोट डाउन करके करा करो। तो पहले चेक करो कि आपके फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो हैं उनका शेप क्या है और उसका कलर क्या है। ठीक है, अब आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसको पेयर ऑफ टोंग्स की मदद से पकड़ो और उससे बर्न करो हीट करो यूजिंग बर्नर। ठीक है, और आफ्टर हीटिंग चेक करो प्लीज कि कलर क्या है। आपको कुछ ऐसी असेंबली दिखेगी। ठीक है, देखो एक बच्ची है, वो ये एक्सपेरिमेंट कर रही है। आप भी बच्चे हो, जब टीचर आपको स्कूल में लेके जाए तो टीचर की असिस्टेंस में ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब ली, उसमें मैंने 2 ग्राम्स ऑफ फेरस सल्फेट डाला और उसको मैंने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, बेसिकली मैंने उसको हीट किया है बर्नर के ऊपर। फाइन, हाँ, बट एक चीज का ध्यान रखना कि आप जब टेस्ट ट्यूब को टोंग्स की मदद से या टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से पकड़ते हो तो कभी भी टेस्ट ट्यूब का माउथ जो है वो आपकी और या आपके आजू बाजू वाले की और ना हो, उसको ऑपोजिट साइड रखते हैं। काफी बार किसी रिएक्शन में ऐसे भी फ्यूम्स या ऐसे भी गैसेस इवेपोरेट निकलते हैं, इवॉल्व होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए अच्छे ना हो, आपको कहीं इरिटेशन, कोई हार्म कर सकते हैं, या फिर कोई सोल्यूशन है वो बर्ब भी हो सकता है, ऐसे बाहर उछल कर भी आ सकता है। सो मेक श्योर कभी भी एक्सपेरिमेंट करो तो टीचर के प्रेजेंस में करो या किसी एल्डर के प्रेजेंस में करो। और ऐसे रिएक्शंस के दौरान टेस्ट ट्यूब का जो माउथ होता है, जो उसका ओपन पार्ट होता है, वो अपने से दूर रखो, ऑपोजिट साइड में रखो। ठीक है, तो आप जब ये एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपको दिखेगा कि फेरस सल्फेट जब आपने डाला था टेस्ट ट्यूब में तब उसका कलर था ग्रीन, बट अब वो ग्रीन नहीं है, उसका कलर जो है वो समवॉट रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, और उसमें से एकदम जैसे सल्फर जल रहा हो, बर्न हो रहा हो, वैसे स्मेल आती है। ये क्यों होता है? फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हो इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, तब आपका फेरस सल्फेट जो है वो ब्रेक होता है। ठीक है, ब्रेक होने के बाद मुझे देता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो एक मॉलिक्यूल हीट जब दिया तब ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद मुझे मिले 3 प्रोडक्ट। तो एक रिएक्टेंट, हीट करो, एनर्जी प्रोवाइड करो, ब्रेक करो, मिलेगा क्या? 3 प्रोडक्ट्स। सो ऐसे रिएक्शन जब एक रिएक्टेंट ब्रेक होके 3, 2, 4 प्रोडक्ट बनाता है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सो बच्चों आप ये इक्वेशन देख रहे हो,
टू फेरस सल्फेट सॉलिड ऑन हीटिंग, एरो के ऊपर हीट लिखा है क्योंकि यही तो मैं कर रही हूं, ठीक है। ऑन हीटिंग मुझे दे रहे हैं फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक है बेटा। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, क्योंकि ये गैस है वो आपके टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और ये गैसेस आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि आपको टेस्ट ट्यूब का माउथ जो है वो दूसरी तरफ पकड़ना चाहिए। आपको टेस्ट ट्यूब इस तरह पकड़नी चाहिए कि टेस्ट ट्यूब का माउथ दूसरी तरफ आए, आप इन सारे गैसेस को इनहेल ना कर लो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। ये जो मैंने प्रीवियस रिएक्शन करी, इसमें मैंने फेरस सल्फेट को हीट करने के लिए क्या यूज किया, हीट यूज किया, ठीक है। अच्छा, मान लो ऐसा भी होता है ना कि आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो 4 साल से, पर कोई एक दोस्त आया या कोई एक इंसान आया, उसने गलतफहमी पैदा कर दिया आप दोनों के बीच में, दरार डाल दी और आप सेपरेट हो गए। तो वो जो तीसरा बंदा था उसको आपके फ्रेंडशिप तोड़ने के लिए क्या यूज करना पड़ा, अपनी एनर्जी डालनी पड़ी, उसको अपना दिमाग लगाना पड़ा कि इन दोनों को मैं कैसे तोड़ूं। हावेवर ऐसा करना नहीं चाहिए, एथिकली ये बहुत गलत बात है कि कोई भी दो दोस्तों को जुदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट जब किसी की फ्रेंडशिप को ब्रेक करना होता है तो उसमें आप दरार डालने के लिए अपना दिमाग लगाते हो, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, एनर्जी इनपुट करते हो। सिमिलरली कोई एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है तो मुझे उसमें एनर्जी डालनी पड़ती है। यहां पर आपने कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज की थी बच्चा, हीट एनर्जी। आपने फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में लेकर उन्हें जलाया था, हीट करा था, राइट। तो ऐसे रिएक्शन जहां पर डिकम्पोजिशन किया आपने, मॉलिक्यूल को ब्रेक किया आपने यूजिंग हीट एनर्जी बाय हीटिंग दैट सब्सटेंस, कि आपके पास एक सब्सटेंस है, आपके पास एक रिएक्टेंट है, उसको आप हीट करके तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे तरीके की रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन तो हुआ, ब्रेक तो हुआ, बट किस तरह, यूजिंग हीटिंग प्रोसेस। तो हीट करने की वजह से वो टूटा, इसलिए ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। देखो और एक एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट, आपका लाइमस्टोन है ना, हमने किया था पहले भी ये। लाइमस्टोन को आप चाइना ट्रे में रखो और उसको नीचे से हीट करो, बर्नर लगाओ, नीचे से हीट करो। हीट करने पे क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है बेटा। तो ये जो लाइमस्टोन है उसको जब आप हीट करते हो, ब्रेक होता है, वो ब्रेक होने पर वो अपने दो प्रोडक्ट बनाता है, एक है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो एक रिएक्टेंट ब्रेक होके मिले दो प्रोडक्ट, किस तरह ब्रेक हुए, हीटिंग से। सो ये एग्जाम्पल जो है वो आपका है थर्मल डिकम्पोजिशन का, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विकलाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहते हैं लाइमस्टोन, याद रखना ये, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब को मैंने ड्राई कर दिया है अच्छे से, उसमें मैं 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर डाल रही हूं। लेड नाइट्रेट इज NO3 ट्वाइस। सो ये है आपका लेड नाइट्रेट। सो आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, अच्छे से ड्राई कर ली, मेक श्योर कि उसमें कोई भी पानी या मॉइस्चर कंटेंट नहीं है। अब उसमें आपने डाला अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम्स जितना लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस, ठीक है। अब उसको या तो आप पेयर ऑफ टोंग्स या फिर टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से पकड़ सकते हो और उसको हीट करो। हीट करने के बाद आप क्या देखोगे, हीट करने के बाद आप देखते हो कि ब्राउन कलर के कुछ फ्यूम्स जनरेट हो रहे हैं, कुछ तो फ्यूम्स आ रहे हैं ब्राउन कलर के।
वो ब्राउन कलर के ये जो फ्यूम्स आपको दिख रहे हैं वो फ्यूम्स किस चीज के हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स हैं वो, ठीक है। सो आप ये जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स देख रहे हो जो आफ्टर हीटिंग मिल रहे हैं वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। मतलब लेड नाइट्रेट जो है वो टूट गया, ब्रेक हो गया, डिकम्पोज हो गया। किस तरह डिकम्पोज हुआ? हीटिंग के वजह से। किस चीज में डिकम्पोज हुआ? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सो लेड नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोज होके मुझे दे रहा है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। सो एक रिएक्टेंट हीट करके मैं 3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही हूं। सो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट करके किसी एक रिएक्टेंट को ब्रेक करा टू गेट 3, 4, 2, 5 एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, वापस अगर आप ये एक्टिविटी करते हो मेक श्योर कि आपके टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है वो आपकी तरफ या आपके किसी दोस्त की तरफ ना हो, ऑपोजिट तरफ हो। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब मेरा एक सवाल है कि चलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने कंबाइन करके बनाया था वाटर, अब पानी को तोड़ूंगी तो मुझे क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेंगे? डाउटफुल लग रहा है, करके देखते ना, ऐसा थोड़ी ना। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। चलो साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, करके देखो, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो समझ में तो आएगा कि नहीं होता है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, ठीक है। वो मग में नीचे से 2 होल बना लो, ड्रिल, आप उसमें से 2 होल्स को ड्रिल कर लो, ठीक है। और उसमें 2 रबर स्टॉपर फिट कर लो। रबर स्टॉपर हम इसलिए फिट करते हैं ताकि नीचे से कुछ इंसर्ट करे तो उसको एक सपोर्ट मिले। फाइन, तो एक प्लास्टिक मग लिया, नीचे से 2 होल्स को ड्रिल कर लिया, अब वहां से मैंने 2 रबर स्टॉपर लगा दिए, ठीक है। अब नीचे से मैं 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करती हूँ, तो ये जो रबर स्टॉपर है वो उन्हें होल्ड करने में, उन्हें पकड़ने में मदद करेंगे, ठीक है। अब एक जो कार्बन इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करूंगी, दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करूंगी। सो मैं एक 6 वोल्टेज बैटरी जो है वो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स से कनेक्ट करूंगी। एक इलेक्ट्रोड जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, दूसरा इलेक्ट्रोड जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। अब मेरा ये असेंबली रेडी है, करना क्या है? पानी को तोड़ना है ना, पानी तो डालो भाई, ऐसे क्या हवा थोड़ी है जो भाई कुछ भी हो जाएगा। तो एक जो प्लास्टिक मग आपने लिया था उसमें आप पानी डालो। कितना पानी डालोगे कि एटलीस्ट आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो पूरी तरह उसमें डिप हो, पूरी तरह उसमें इमर्स्ड हो, ठीक है। अब पानी में हम थोड़े से ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, क्योंकि अगर हमें वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस चाहिए तो हमें एसिड्यूलेटेड वाटर लगता है। क्या वाटर लगता है बेटा? एसिड्यूलेटेड। तो ये एसिड्यूलेटेड वाटर हम कैसे बनाते हैं? पानी में कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर सल्फ्यूरिक एसिड हम डाल देते हैं, ठीक है। सो हमने आप जो प्लास्टिक का मग लिया था, जो प्लास्टिक का कंटेनर लिया था, उसमें हमने पानी पहले डाला, ऊपर से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला ताकि आपका जो पानी है वो एसिड्यूलेटेड वाटर बन जाए, ठीक है। अब 2 टेस्ट ट्यूब लो, पानी से भरो और उन दोनों टेस्ट ट्यूब को उल्टे तरीके से आपके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रख दो। देखो आपकी असेंबली ना कुछ इस तरह दिखेगी। देखो यहां पर आपके पास एक प्लास्टिक का कंटेनर है, ठीक है। ये जो है आपका ये प्लास्टिक कंटेनर है, ये आपका प्लास्टिक मग है, इसमें मैंने 2 कार्बन या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स डाल दिया। एक को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है, एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है। सो जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है उसे हम कहते हैं एनोड, पॉजिटिव, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से मैंने इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया है उसे कहते हैं कैथोड, ठीक है। फाइन, यहाँ पर एक स्विच है जो ऑन ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 टेस्ट ट्यूब हैं जो पानी से भरी हुई हैं, जिन्हें मैंने उल्टे तरीके से इन कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रखा हुआ है। ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब है ये पानी से भरी हुई हैं, हाँ बेटा, ठीक है। अब जब आप
स्विच ऑन करते हो और करंट पास करते हो तब क्या होता है, आपको ये दिख रहा है यहाँ पर बबल्स जनरेट हो रहे हैं। सो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे कुछ कुछ बबल्स दिखाई देते हैं। ये बबल्स जो है वो क्या है, गैस के ही तो बबल्स हैं, ठीक है। तो ये जो गैस के बबल्स हैं, गैस है, अपना स्पेस तो लेने की कोशिश करेगा ही, तो क्या करता है, गैस स्पेस लेने की कोशिश करता है, टेस्ट ट्यूब में ऊपर गैस जमा होती है, इसलिए पानी का लेवल धीरे 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 कम होते जाता है। एक इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल था, जो एनोड था, वहां पर जाके ऑक्सीजन गैस मिलती है मुझे। जो नेगेटिव टर्मिनल था, कैथोड, वहां पर जाकर मुझे हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है बेटा। सो बेसिकली हुआ क्या, वाटर मॉलिक्यूल जो थे लिक्विड, जो वाटर मॉलिक्यूल थे लिक्विड में, वो मुझे 2 हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हुए मिल रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होके मुझे मिला हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, बट ये डिकम्पोजिशन कैसे हुआ, जलाया, मैंने उसको हीट किया नहीं किया, तो क्या किया, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास किया, मतलब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट की। एनर्जी तो दी भाई, थर्मल एनर्जी ना देकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो बट मैंने एनर्जी तो इसको दी है ताकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। सो ऐसी रिएक्शन जहां पर आपकी कंपाउंड है, आपका जो रिएक्टेंट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ब्रेक होता है और आपको प्रोडक्ट मिलता है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। द थर्ड है, तीसरी टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो है आपकी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक, लाइटिंग मीन्स ब्रेकिंग, लाइसिस मतलब ब्रेक होना, लिटिक इज अ फॉर्म ऑफ लाइसिंग, ब्रेक होना। फोटो मतलब लाइट, मतलब लाइट एनर्जी लेकर आप किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। सो लाइट एनर्जी लेकर जब आप किसी कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हो, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फाइन, लेट्स सी व्हाट इट इज। इसके लिए हम वापस एक एक्टिविटी करते हैं। मेरे पास एक चाइना डिश है या मेरे पास एक पेट्री प्लेट है, उसमें मैं क्या करूंगी, सिल्वर क्लोराइड को ले लूंगी। प्लीज नोट डाउन करो उसका कलर क्या है, ठीक है। अब आपने कलर नोट डाउन कर लिया है, अब उसको सनलाइट में थोड़ी देर के लिए रख दो। थोड़ी देर के बाद चेक करो कि वो सोडियम क्लोराइड का क्या हुआ, उसका कलर क्या हुआ। सो अगर आप देखो, ऐसे आपने एक असेंबली रेडी रखी है जहाँ पर आपने एक प्लेट में, चाइना डिश में, पेट्री प्लेट में सिल्वर क्लोराइड लेकर रखा है और उसको आपने सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट के अंडर रखा है। ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिलेगा इस एक्टिविटी के लिए, कि सिल्वर क्लोराइड जो वाइट कलर का था अब वो ग्रे हो गया। ऐसे कैसे, सिल्वर क्लोराइड एक वाइट कलर का कंपाउंड है, बट थोड़ी देर के बाद सनलाइट में रखने के बाद वो बन गया ग्रे। क्यों, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो गया, ब्रेक हो गया मेटालिक सिल्वर और क्लोरीन गैस में। अब क्लोरीन जो था वो तो गैसियस है तो वो तो उड़ जाएगा, बचा क्या, सॉलिड सिल्वर। सिल्वर तो आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा ग्रेइश होता है, वाइट नहीं होता है, ठीक है ना। सो जो वाइट सिल्वर क्लोराइड था वो सनलाइट की मदद से, सनलाइट की वजह से ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद में मुझे मिला मेटालिक सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। सो एक रिएक्टेंट ब्रेक होता है यूजिंग सनलाइट एनर्जी टू गिव 2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट देने के लिए, मेटालिक सिल्वर और क्लोरीन गैस। सो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिमिलरली आपने सिल्वर क्लोराइड के बदले सिल्वर ब्रोमाइड लिया तो आपको सेम मिलेगा। सिल्वर ब्रोमाइड भी सनलाइट में ब्रेक होता है और हमें मिलती है मेटालिक सिल्वर और ब्रोमीन गैस, ठीक है। अब आपने इतने सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो देखे, बीट थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, हर एक में हुआ क्या,
डिकम्पोज हुआ, कंपाउंड आपका ब्रेक हुआ। कैसे ब्रेक हुआ? आपने एनर्जी दी या तो हीट के फॉर्म में, या तो लाइट के फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, बट आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ी ताकि रिएक्शन हो। सो ऐसी रिएक्शंस जहां पर आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़े रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हीट या कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी लगती है ब्रेक होने के लिए या रिएक्ट होने के लिए, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो ऐसी रिएक्शन जहां पर हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है, ऐसी रिएक्शन जहां पर आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी देनी पड़ती है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन था, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन था, थर्मल डिकम्पोजिशन था। आपने इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे, हर एक में आपके रिएक्टेंट्स को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ी। सो ऐसी रिएक्शन जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो आपकी सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसके 3 टाइप, क्लियर, सॉर्टेड। अब चलते हैं तीसरी आपके टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ, जो कि है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए भी हम छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। ओके, 3 आयरन नेल ले लो, उन्हें अच्छे से सैंड पेपर से रब करके क्लीन कर लो। क्यों? क्योंकि आयरन भी है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ कंबाइन करके फेरिक ऑक्साइड बना देता है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो प्योर आयरन चाहिए। तो आयरन नेल्स जो आपने ली है उन्हें आप अच्छे से रब कर लो सैंड पेपर से, उन्हें क्लीन कर लो। ठीक है, अब 2 टेस्ट ट्यूब लो, एक टेस्ट ट्यूब को मार्क करो A, दूसरे को मार्क करो B। दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml जितना कॉपर सल्फेट डालो। कॉपर सल्फेट जो होता है उसे ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, क्योंकि वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अब 2 आयरन नेल्स हैं, उन्हें थ्रेड से बांधो और अच्छे से कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दो, जो कि टेस्ट ट्यूब बी का है। सो टेस्ट ट्यूब ए में आपको कुछ नहीं करना है, टेस्ट ट्यूब बी में आप आयरन नेल्स को है उन्हें बांध दो अच्छे से और डाल दो आपके कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में टेस्ट ट्यूब बी का, और 20 मिनट रहने दो। और जो एक आयरन नेल बची है अब उसको साइड पे रख दो, क्योंकि हमें बाद में कंपैरिजन के लिए वो काम आएगी। ठीक है, तो अब आप जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आफ्टर 20 मिनट्स 20 मिनट होने के बाद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब बी का था उसमें से आपने जो आयरन नेल्स डाली थी वो बाहर निकालो। निकालने के बाद आप दोनों टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो रखा था उनकी कलर इंटेंसिटी चेक करो, किस में कलर डार्क है, किस में कलर फेड है, या आप नोट डाउन कर सकते हो। प्लस आयरन नेल्स जो हमने निकाली थी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से उन्हें, और एक आयरन नेल जो हमने डाली ही नहीं थी उन्हें भी हम कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 चीज़ों को कंपेयर करेंगे, एक तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रिएक्ट होने के पहले का और रिएक्ट होने के बाद का, और दूसरा आयरन नेल्स जो अनरिएक्टेड है, और दूसरा जो कॉपर सल्फेट में डिप्ड थी 20 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये दोनों हम चीज़ें जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, देखो 2 टेस्ट ट्यूब रखी हुई हैं आपके सामने, टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। टेस्ट ट्यूब ए को मैंने कुछ भी नहीं किया, उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, तो उसका जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का वो एज इट इज है। तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट जो है वो उसको कुछ नहीं हुआ, वो एज इट इज है। बट जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब है टेस्ट ट्यूब बी, उसका रिएक्शन मिक्सचर का अगर आप देखोगे तो कलर हो गया है फेड, वो ब्लू कलर एकदम लाइट हो गया, या मान लो ऐसे कह सकते हो कि वो कलर चला गया। सिमिलरली आयरन नेल जो अनरिएक्टेड है, जिसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई, जो मैंने सिर्फ ऐसे कंपेयर करने के लिए छोड़ दी थी, वो आयरन नेल और जो आयरन नेल आपने कॉपर सल्फेट में डिप करके रखी थी, उन दोनों को कंपेयर करो तो आपको अलग टेक्सचर दिखेगा, अलग कलर दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुई। क्या हुआ? कॉपर सल्फेट ब्लू सोल्यूशन जो था, एक्वेस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो था, जो ब्लू कलर का था, उसमें मैंने क्या डाला? उसमें मैंने डाला आयरन नेल्स Fe। तो कॉपर
और Fe, दो मेटल हैं, दोनों मेटल की रिएक्टिविटी में फर्क है। आयरन जो है वो बहुत रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में, तो आयरन जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को धक्का मार के निकालेगा और उसकी जगह पे खुद बैठ जाएगा। अच्छी बात नहीं है ना ऐसा करना, पर ये करता है, ठीक है। तो आयरन क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, उसको धक्का मार के खुद उसकी जगह पे बैठ जाता है। इसलिए हमें क्या मिलता है, कॉपर सल्फेट के बदले हमें मिलता है फेरस सल्फेट, और कॉपर जो धक्का मार के निकल गया वो एज अ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर आ जाता है, ठीक है। सो इस रिएक्शन में आयरन जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, कितने एलिमेंट्स ने कितने एलिमेंट को डिस्प्लेस किया? एक ही आयरन ने एक ही कॉपर को डिस्प्लेस किया। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है उसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, मान लो कि मैं कहूं मेरे पास फेरस सल्फेट है, उसमें मैंने कॉपर डाल दिया, तो अब मुझे कॉपर सल्फेट और Fe मिलना चाहिए। मतलब ये वाला कंपाउंड में रिएक्टेंट बना दूं और इसको प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करूं तो ये होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अब जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो कम रिएक्टिव वाले को क्यों अपनी जगह देगा? नहीं दे पाएगा। जिसका पावर ज्यादा उसका वट ज्यादा, भाई आपको तो पता ही है, वो अपनी जगह क्यों छोड़े? नहीं छोड़ेगा। तो कॉपर, अगर फेरस सल्फेट लेके मैं कॉपर डालूंगी, रिएक्शन होगी ही नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं। बट हाँ, कॉपर सल्फेट में जब आयरन डाला तो आयरन इज वेरी रिएक्टिव, मोर पावरफुल, पावर ज्यादा है भाई, कॉपर सल्फेट को सोल्यूशन में जाकर कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा फेरस सल्फेट। यहां पर सिर्फ फेरस अकेला एलिमेंट है जो एक अकेले कॉपर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता हो, रिप्लेस करता हो उसके खुद के कंपाउंड में से, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जाम्पल है, कॉपर सल्फेट था, ठीक है, कॉपर सल्फेट है आपके पास, उसको आप एक प्लास्टिक कंटेनर में ले लो, फाइन, उसमें थोड़े से जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दो, जिंक का पाउडर डाल दो, उसको शेक करो अच्छे से। क्या होगा? जिंक जो है वो बहुत रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बनाएगा, और जो कॉपर था वो पीपीटी के फॉर्म में बाहर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल, लेड जो है उसको जब आप डालते हो कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में, तो लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए लेड भी कॉपर को डिस्प्लेस करके लेड क्लोराइड बनाएगा और कॉपर बेचारा बाहर आ जाएगा क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। हर कोई देखो कॉपर के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है ना, बड़ी नाइंसाफी है ना ये कॉपर के साथ। क्या कर सकते हैं भाई, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है और लेड की, जिंक की, आयरन की, सबकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो बेसिकली होता क्या है, ये सारे मेटल्स हैं, आप देखोगे तो ये सारे मेटल्स हैं, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज एक होती है, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी रिएक्टिविटी है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा वो कम रिएक्टिव वाले को उसके सोल्यूशन में से, उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकता है। इसीलिए तो ये रिएक्शन हो रही है और इसीलिए इन रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। दो टेस्ट ट्यूब ले लो, एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में है सोडियम सल्फेट, ठीक है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है बेटा? BaCl2, एंड सोडियम सल्फेट का Na2SO4। सो मेरे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं अभी, ठीक है। एक है बेरियम क्लोराइड जिसका सोल्यूशन है मेरे पास, एक्वेस सोल्यूशन है क्योंकि मैंने बेरियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करके वो यूज किया। सेम वे सोडियम सल्फेट का भी एक्वेस सोल्यूशन है क्योंकि सोडियम सल्फेट को मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया और उसका सोल्यूशन लिया, ठीक है। अब दोनों टेस्ट ट्यूब को आप मिक्स करो, ए को बी में डालो, बी को ए में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो ऐसे जब आपने दोनों को मिक्स किया तो आपको क्या दिखाई दिया?
दोनों जो कलरलेस सॉल्यूशंस थे, अब जब मिक्स हो रहे हैं तो आपको एक वाइट कलर का इनसोल्यूबल सा सब्सटेंस मिल रहा है, ठीक है, एक वाइट कलर का एक इनसोल्यूबल वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस मिल रहा है जो नीचे सेटल डाउन हो रहा है। सो ऐसे वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस का भी रिएक्शन में मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, और ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो जो भी कोई रिएक्शन होती है जिसमें कोई प्रेसिपिटेट बनता है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ओके, तो बेसिकली दो अलग अलग मॉलिक्यूल लिए थे आपने, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, आपने दोनों को मिक्स करने की कोशिश की, दोनों के एक्वेस सॉल्यूशन कलरलेस थे, जब दोनों कंबाइन हुए तो मुझे क्या मिला, व्हाइट कलर का एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस, मेरा प्रेसिपिटेट। वो क्या है, बेरियम सल्फेट बच्चों, क्या है वो, बेरियम सल्फेट। सो ये जो बेरियम सल्फेट बना वो व्हाइट कलर का इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बना। उसके साथ यस सोडियम क्लोराइड भी बनता है, बट सोडियम क्लोराइड नमक आपको पता है पानी में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए आप उसको विजिबली देख नहीं सकते, ठीक है। सो दो रिएक्टेंट है, रिएक्ट हो रहा है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, बट किस तरह, सोडियम सल्फेट का जो सोडियम है वो और बेरियम है, दोनों ने अपने आप को डिस्प्लेस कर दिया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, राइट। सो ऐसे जब रिएक्शन आप करते हो तो सोडियम और बेरियम जो है एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। सोडियम जो है वो जा रहा है क्लोरीन के पास और दे रहा है मुझे सोडियम क्लोराइड, और बेरियम जो है वो जा रहा है सल्फेट के पास और बना रहा है बेरियम सल्फेट, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जहां पर दो अलग अलग एलिमेंट हैं, एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो रहे हैं और दो अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हुआ कैसे ये बेटा, बेरियम सल्फेट जो है वो किस तरह से बना है, बेरियम सल्फेट बना है Ba2+ आयरन से और SO4 आयरन से। सो आपके पास एक कैटायन है जो कि है Ba2+, एक एनायन है जो है सल्फेट, दैट इज SO4 ये दो जब कंबाइन होते हैं तो मुझे मिलता है बेरियम सल्फेट, BaSO4। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड जो है वो बनता है Na+ और Cl- से, ठीक है। तो आपके कंपाउंड में जो थे वो थे Na+, SO4 Ba2+ और Cl-। आपस में ये आयन जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो गए, कुछ डिस्प्लेस हो गए एक दूसरे के साथ, और उन्होंने कंपाउंड बनाए क्या, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। सो ऐसी रिएक्शन जहां पर आयन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं रिएक्टेंट्स में, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है बेटा, क्लियर है ये। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके आयंस जो है, आपके रिएक्टेंट के बीच में जो आयंस हैं वो एक्सचेंज होते हैं, इसलिए आपको दो अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपको जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन ही है जो हर जगह पर आपको दिखाई देगी, ठीक है। मान लो मेरे पास एक चाइना डिश है या पेट्री डिश है, उसमें मैंने कॉपर पाउडर रखा। अब कॉपर तो सबने देखी होगी, है ना, देखी है कि नहीं, नहीं देखी, ले क्या किया, अच्छा रस्टिंग ऑफ आयरन तो सुना ही होगा ना, आयरन रस्ट हो जाता है, हम बोलते हैं भाई बारिश में रखोगे तो देखो ये भाई उसको काट लग गया, रस्ट हो गया, तो वो क्या है, वो क्या है, वो ऑक्सीडेशन ही है बेटा, ऑक्सीडेशन है, सिंपल। ओके, सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपके आसपास आपकी बॉडी में भी हो ही रहा है, तो इसीलिए हमें ये एक छोटा सा जो एक टाइप ऑफ रिएक्शन है वो भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक चाइना डिश ले ली, 1 ग्राम उसमें कॉपर पाउडर डाल दिया और उसको हीट किया। हीट करने के बाद क्या मिलता है मुझे,
कॉपर पाउडर का कलर तो आपको पता है कि कॉपर कलर का होता है, बट जब मैं उसको हीट करती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, क्या देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो कॉपर पाउडर के ऊपर एक कोटिंग बन गई है ब्लैक कलर की। वो ब्लैक कलर की जो कोटिंग है वो किस चीज की है, कॉपर ऑक्साइड की है। वो किस चीज की है, कॉपर ऑक्साइड। क्या है वो, कॉपर ऑक्साइड है, CuO। सो कॉपर ऑक्साइड की जो कोटिंग बनी है आपके कॉपर पाउडर के ऊपर, ये क्यों बनी, क्यों बनी, कॉपर जो है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर मुझे दे रहा है कॉपर ऑक्साइड। सो कॉपर जो है जब आपने उसको हीट किया तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके मुझे क्या दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड। बट अगर इसी कॉपर ऑक्साइड में मैं हाइड्रोजन गैस पास करूं, ये जो हॉट मटेरियल मेरे पास है कॉपर ऑक्साइड, अब मैं इसी में हाइड्रोजन गैस पास करूंगी तो क्या होगा, हीट तो हो ही रही है, ठीक है। जब हाइड्रोजन गैस पास करते हो ना तो जो ब्लैक कलर की कोटिंग थी वो चली जाती है, वापस से उसका वही कॉपर का जो टेक्सचर है वो मिल जाता है, मुझे वापस वो ब्राउनिश कॉपर कलर मिल जाता है। ऐसा क्यों भाई, जादू है, ये मैजिक है। हाँ, सिंपल मैजिक ऑफ साइंस, साइंस इज फुल अबाउट मैजिक्स, ट्रिक्स, राइट। वो जादूगर दिखाते ना, आब्रा का डाबरा कुछ तो किया, कलर चेंज, वापस आब्रा का डाबरा कुछ तो किया, कलर चेंज। सिमिलरली आपके पास चाइना डिश थी, कॉपर था, उसको हीट किया, ब्राउनिश कॉपर जो था वो चेंज होके मुझे ऊपर एक लेयर मिल गया ब्लैक कलर का जो था कॉपर ऑक्साइड का। अब उसमें हाइड्रोजन गैस पास करूंगी सेम हीटिंग कंडीशन पे, तो वो जो ब्लैक कलर का कोटिंग था वो चला गया, वापस मुझे रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर मिल गया। क्यों मिला, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन जो है वो अभी चला गया। सो ऐसा सब्सटेंस अगर कभी कोई ऑक्सीजन को ले रिएक्शन में तो उसको रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। और कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर दे, घुमा दे अपने पास से, तो उसे कहते हैं कि वो रिड्यूस हो गया। सो पहले केस में जब कॉपर जो था आपका वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मुझे कॉपर ऑक्साइड दे रहा था, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो कॉपर का क्या हुआ, कॉपर ऑक्सीडाइज होके मुझे कॉपर ऑक्साइड दे रहा है। बट जब मैंने इसी कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन डाला तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को ले जा रहा है अपने साथ, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन चला गया, तो अब मैं कह रही हूँ कि ये जो मेरा कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो गया और मुझे कॉपर वापस मिल गया। यही तो आपका मैजिक है बेटा, और इसीलिए हम इसे एक रिएक्शन कहते हैं जो कि है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। फर्स्ट केस में कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। सेकेंड केस में जब आपने हाइड्रोजन ऐड किया तो ऑक्सीजन निकल रहा है, इसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है बेटा। सो लेट अस सी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। सो इस रिएक्शन के दौरान जो कॉपर 2 ऑक्साइड था वो उसने अपना ऑक्सीजन रिड्यूस करके कॉपर दिया, तो कॉपर ऑक्साइड से मुझे क्या मिला, कॉपर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। और हाइड्रोजन जो है उसको ऑक्सीजन मिल गया यहाँ से, तो और वो बन गया वाटर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो ऐसी प्रोसेस जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऐसी प्रोसेस जहां पर ऑक्सीजन निकल जाए या फिर हाइड्रोजन आ जाए, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। वापस से सुनो, यहां पर ऑक्सीजन रिमूव होके कॉपर दे रहा है, ऑक्सीजन निकल गया, रिडक्शन। यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। द हाइड्रोजन, अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब ये कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके मुझे कॉपर दे रहा है, उसी वक्त जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन ले रहा है,
ठीक है। सो ये जो हाइड्रोजन गैस था उसने उसी वक्त ऑक्सीजन को अपने पास खींच लिया और वाटर बनाया। तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके मुझे कॉपर दे रहा है, उसी समय हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडाइज होके मुझे वाटर दे रहा है। सो दोनों रिएक्शन जो है वो साथ में हो रही है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ऐसी रिएक्शंस जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ हो तो उन्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है या फिर रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। सो रिडॉक्स को अगर आप ब्रेक करोगे तो समझ में आएगा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो तो रिएक्शन को क्या कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। फिर से मैं बताती हूं बच्चों, याद रखो कि जहां पर भी ऑक्सीजन रिमूव हो वो होती है रिडक्शन प्रोसेस। क्या होती है बेटा? रिडक्शन। और जहां पर भी ऑक्सीजन ऐड हो वो होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। याद रखना बेटा प्लीज। ओके। अब दूसरे केस में देख लो, MnO2 reacting with 4HCl2 give me MnCl2 plus twice H2O plus Cl2। अब इस केस में MnO2 का ऑक्सीजन चला गया तो इसे हम कहेंगे कि ये MnO2 जो है वो रिड्यूस होके मुझे दे रहा है MnCl2, है ना? वो रिड्यूस होके मुझे दे रहा है MnCl2 और ये जो हाइड्रोजन है उसने ऑक्सीजन ले लिया तो वो हो गया ऑक्सीडाइज्ड इन वाटर। सो ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन के हैं क्योंकि साइमल्टेनियसली एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है कि नहीं बेटा? सो ये दो एग्जाम्पल जो हैं दोनों रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ही हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को ले ले या हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, अपने हिसाब से हाइड्रोजन घुमा दे, तो ऐसी तो उन्हें कहते हैं कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गए। और सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को घुमा दे, हाइड्रोजन को ले ले, तो उन्हें कहते हैं कि वो रिड्यूस्ड हुए हैं। ठीक है। सो ये बच्चा प्लीज याद रखना, ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था कि समझो आपने बाहर अपनी साइकिल रखी हुई है, रेनी सीजन में बोलते हैं कि घर में रख लो, घर में रख लो, जंग पकड़ लेगा भाई, काट लग जाएगा। क्या है वो जंग? जंग इज नथिंग बट करोशन। कोई भी मेटल जब आप मॉइस्चर में रखते हो और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तब वो मेटल जो है वो करोड़ होती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन ले लो, आयरन नेल्स ले लो, आयरन का कोई भी एक मटेरियल ले लो, उसको बाहर रेनी सीजन में बाहर रख दो, कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर जंग लग जाता है, वो करोड़ हो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि जब ऐसी कोई मेटल्स हैं उनके ऊपर मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या फिर एसिड अटैक होता है तब वो करोड़ होती हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं करोजन। जैसे कि आपने देखी है पायल, लेडीज पायल पहनती हैं, है ना? पायल कुछ दिनों के बाद काली हो जाती है, हम बोलते हैं क्या ये असली पायल है कि नकली पायल दे दी, असली चांदी है कि नकली चांदी दे दी। तो वो जो चांदी की पायल होती है ना, उसकी चांदी थोड़े दिनों के बाद काली हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में है, इसलिए वो करोड़ होती है। सिमिलरली पहले के ज़माने में पीतल के बर्तन यूज़ करते थे, अभी तो हाल फिलहाल कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट हाँ गाँव में शायद होंगे आपके पास। वो जो पीतल के बर्तन है ना, उनके उसमें अगर आपने कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ दी ना तो आप देखोगे कि वो ख़राब हो जाती है। ख़राब क्यों हो जाती है थोड़े दिनों के बाद? क्योंकि पीतल जो है उसके अंदर की कोटिंग, अगर उसको आपने अंदर से पेंट, एंटी कोरोड पेंट नहीं करवाया है, गैल्वेनाइज नहीं करवाया है, बेटर टू से कि अगर पीतल गैल्वेनाइज्ड नहीं है और वो ऐसे ही यूज़ कर रहे हो तो अंदर ना एक ग्रीन कलर की, ऐसे लाइट ग्रीन कलर की एक कोटिंग हो जाती है। वो लाइट ग्रीन कलर की जो कोटिंग है वो और कुछ नहीं, करोजन है। तो करोजन के संपर्क में अगर कोई फूड प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम के साथ रहेगा तो वो भी ख़राब हो जाता है। इसलिए अभी तो चलो पीतल के बर्तन को यहाँ पर यूज़ नहीं करता, हम सब स्टेनलेस स्टील ही प्रेफर करते हैं।
बट फिर भी गांव में आपने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे, घर में मम्मी की चांदी की पायल देख लेना अगर एग्जाम्पल आपको चाहिए हो तो। चाहिए तो आयरन की कोई चीज़, अभी रेनी सीजन चल रही है, बाहर छोड़ दो, देख लो 4-5 दिन के बाद कि उसको रस्ट पकड़ लेगा, ठीक है। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी करके भी कुछ तो एक टर्म सुनी होगी कभी। अच्छा, मम्मी मार्केट में गई थी, मम्मी आज मॉल में गई थी, मैंने बोला मम्मी चिप्स लेते आना, मम्मी चिप्स तो ले आई पर मैं भूल गई 1-2 महीना खाने के लिए। तो अभी 1-2 महीने के बाद जब मैंने वो चिप्स का पैकेट खोला तो मुझे उसमें से स्मेल आ रही थी अजीब सी, यक। तो मुझे वो अजीब सी स्मेल अच्छी नहीं लगी। मैंने क्या किया, मुझे लगा स्मेल अच्छी नहीं आ रही है मतलब चिप्स खराब हो गई है, मैंने फेंक दी। तो वो जो स्मेल है वो क्यों होती है? क्योंकि जो चिप्स आपकी तली हुई हैं वो किस में तली हुई हैं? ऑयल में। द फैट्स एंड ऑयल जो हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। वो फैट्स एंड ऑयल, जो आपके फैट्स हैं, आपके ऑयल्स हैं, वो जब एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने की वजह से उनमें से अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तब हम कहते हैं कि वो रैंसिड हो गए हैं, वो खराब हो गए, रैंसिड कहते हैं, ठीक है। यूजुअली सब्सटेंस खराब ना हो इसलिए ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं ताकि आपके जो ऑयली प्रोडक्ट हैं जिसमें फैट कंटेंट ज़्यादा है वो आप काफ़ी समय तक यूज़ कर सको। इसलिए अगर आप देखोगे तो ऑयल की एडवर्टाइजमेंट्स में भी डालते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट डाला हुआ है, आपकी हार्ट की सेफ्टी के लिए अच्छा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, राइट। तो वो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों डालते हैं? ताकि आपके जो ऑयल है, आपका जो फैट कंटेंट है वो रैंसिड ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए, वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप आपके जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखो ताकि वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के कम कांटेक्ट में ही ना आ सके। कम कांटेक्ट में आएंगे तो उनकी रेंसिडिटी लेवल भी कम हो जाएगी, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। अभी हम क्विकली रिवाइज करेंगे कि हमने सेशन 1 और सेशन 2 में ऑल टुगेदर क्या क्या पढ़ा है। व्हाट डिड वी लर्न? अरे कब से मैं बोले जा रही हूँ, आप सुने जा रहे हो, आप बोले जा रहे हो, कहीं कहीं मैं सुन रही हूँ, नहीं सुन रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, पर ठीक है। हमने पढ़ा क्या, हमने सीखा क्या? आपके साथ साथ मैंने भी सीखा, मेरे साथ साथ आपने भी सीखा। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कंप्लीट केमिकल रिएक्शन जब हम बोलते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन में हम उसके रिएक्टेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में एक एरो रिप्रेजेंट करते हैं जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के टूवर्ड्स जाता है। मतलब रिएक्टेंट्स के से प्रोसीड होकर प्रोडक्ट के पास जाता है और हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबकी फिजिकल स्टेट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, जी के गैशियस के लिए जी, एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक रिएक्शन कंडीशंस हो, जैसे कि कोई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन हो, तो हम एरो के ऊपर लिखना नहीं भूलते। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन हम कब कहते हैं कि वो बैलेंस है? जब आपके हर एक एलिमेंट के एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पर इक्वल होंगे। तो हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे सेम है तो रिएक्शन बैलेंस्ड है, अगर नहीं है तो रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। ऐसी रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करना पड़ता है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी होती है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मोस्टली होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जैसे कॉम्बिनेशन में चीज बनती है वैसे डिकम्पोजिशन में रिएक्शन में चीज टूटती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने जाओगे तो एक दूसरे के विपरीत है, ऑपोजिट, ठीक है। डिकम्पोजिशन में एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है वो ब्रेक होकर मुझे 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, जो भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई या हीट दे दी गई है प्रोडक्ट्स के साथ, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपकी मेजरली सिंथेसिस रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। और ऐसी रिएक्शन जहाँ पर हीट एनर्जी आपको या फिर आपको कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी लगती है, आपकी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, रिएक्टेंट्स ने एब्जॉर्ब कर ली है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस,
जो कि मेजरली आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। ब्रेक होने के लिए हमें एनर्जी इनपुट करनी ही पड़ती है। जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करता है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो तरीके की होती हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स, मान लो आयंस हैं, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं रिएक्टेंट्स में और दो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तब हम उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब क्या? जब किसी रिएक्शन के दौरान कोई एक प्रोडक्ट बनता है जो कि इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। और वो प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं वो कुछ नहीं, आपके इनसोल्यूबल सॉल्ट्स ही होते हैं। और ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीजन या तो ले लिया जाता है या तो दे दिया जाता है, या फिर हाइड्रोजन ले लिया जाता है या तो हाइड्रोजन दे दिया जाता है, उन्हें हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जब ऑक्सीजन को आपने ले लिया और हाइड्रोजन को आपने घुमा दिया तो रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन। अगर आपने ऑक्सीजन को घुमा दिया और हाइड्रोजन को ले लिया तो रिएक्शन हो गई आपकी रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बेटा? इस तरह मैं कहती हूँ कि हमने हंसते खेलते गाते मुस्कुराते आपका फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर, फर्स्ट साइंस का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कंप्लीट कर लिया। अभी आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो भी प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। हम आपके हर एक सजेशंस को, कमेंट्स को वेलकम करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने कमेंट्स यहाँ पर प्लीज़ लिखिएगा और हम मिलेंगे आपको दूसरे सेशन में नए चैप्टर के साथ। बाय।